2 मई 2026 केरला की एक दोपहर। एक एमबीबीएस स्टूडेंट अपने फोन पर एक फाइल रिसीव करता है। ये कोई आम नोट्स या पीडीएफ नहीं थी। ये वो बारूद था जो अगले 24 घंटों में देश की 22 लाख सपनों को राख करने वाला था। उस लड़के ने वो फाइल अपने पिता को राजस्थान की सीकर में फॉरवर्ड की, साथ में एक छोटा सा मैसेज। पापा, मेरे दोस्त ने सीकर से ही भेजा है। इसमें कल की नीट एग्जाम की 300 सवाल हैं। हॉस्टल की लड़कियों को दे दो। उस पिता का सीकर में एक पीजी यानी पेइंग गेस्ट हॉस्टल था। पहली रात तो उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद उन्हें लगा हो कि ये कोई मजाक है। लेकिन अगली सुबह, इम्तिहान से महज कुछ घंटे पहले, उन्होंने वो पेपर अपने हॉस्टल के बच्चों में बांट दिया। एग्जाम खत्म हुआ। वो पिता पास के ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के पास गए और वो व्हाट्सएप वाला पेपर दिखाया। उन्होंने पूछा, सर जरा देखिए तो सही, इसमें से कुछ आया भी है या नहीं। टीचर ने जब पेपर मिलाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बायोलॉजी 90 में से 90 सवाल, 100% मैच। केमिस्ट्री 45 में से 45 सवाल। एक्यूरेसी, यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप भी वही था जो ओरिजिनल पेपर में था। 180 सवालों के इस महापरीक्षा में से 135 सवाल पहले से ही बाजार में बिक रहे थे। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। ये भारत के सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का चीरहरण था। जो लोग इस एग्जाम की अहमियत नहीं जानते, उन्हें बता दूं, नीट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। ये वो दरवाजा है जहां से निकलकर लोग डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर जिनके हाथ में कल को आपकी और हमारी जान होगी। लेकिन जब पेपर ही बिक गया हो तो काबिलियत की जगह किसके पास होगी? सिर्फ उनके पास जिनके पास पैसा है। इस लीक की वजह से देश के इतिहास में पहली बार एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके पीछे था कौन? जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया जिसकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री तक के साथ थीं। ये वो शख्स है जिसके अपने 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। सोचिए, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या पिछले साल भी यही खेल खेला गया था? एक पल के लिए उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो हर रोज 16-16 घंटे पढ़ता है, जिसने 1 साल से दोस्तों से बात नहीं की, कोई मूवी नहीं देखी, सिर्फ इस एक दिन के लिए। एग्जाम देने के बाद उसने सोचा होगा, चलो अब थोड़ा सुकून मिलेगा, कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन बीच रास्ते में उसे खबर मिलती है कि बेटा, एग्जाम कैंसिल हो गया है, दोबारा पढ़ना शुरू करो। उन बच्चों का क्या जिन्हें लगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उन्होंने अपनी पुरानी किताबें और नोट्स रद्दी में बेच दिए। उनके पास तो अब पढ़ने के लिए मटेरियल तक नहीं बचा। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये मेंटल ट्रॉमा है। अब सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये पेपर बाहर कैसे आया? जांच में पता चला कि इसका गढ़ यानी एपिसेंटर महाराष्ट्र का नासिक था। वहां एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर चोरी किया गया। लेकिन ये लोग कोई अनाड़ी नहीं थे, ये एक प्रोफेशनल शैडो नेटवर्क था। उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का यूज किया। इतना ही नहीं, नासिक के बाहर एक शैडो सर्वर बनाया गया ताकि डेटा ट्रांसफर को कोई ट्रेस ना कर सके। शुभम खेरनार, नासिक, इसने 10 लाख रुपए में पेपर की फिजिकल कॉपी ली। शुभम ने इसे 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेचा। गुड़गांव में इस असली पेपर में कुछ बाहर के सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गेस्ट पेपर बनाया गया ताकि किसी को शक ना हो। 26 अप्रैल को एग्जाम से एक हफ्ता पहले गुड़गांव की एक डॉक्टर ने ये पेपर मांगीलाल और दिनेश बिवाल को 30 लाख रुपए में बेचा। ये बिवाल ब्रदर्स इस पूरे किस्से की सबसे मजबूत कड़ी है। इन्होंने आगे इसे स्टूडेंट्स को बेचना शुरू किया। सीकर की एक एजेंट राकेश कुमार मनवारिया ने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा और अकेले उसने 700 स्टूडेंट्स तक ये पेपर पहुंचाया। एक पेपर जो लाखों में शुरू हुआ था, वो नीचे आते आते सिर्फ 30,000 रुपए में बिकने लगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब सीकर में उस पिता ने पुलिस स्टेशन उद्योगनगर में शिकायत करनी चाहिए, तो पुलिस ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि अफवाह मत फैलाओ। जब एनटीए और सेंट्रल इंटेलिजेंस तक बात पहुंची, तब जाकर राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने दबे पांव काम शुरू किया। एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल ने साफ कहा कि ये पेपर 1 महीने पहले से ही बाजार में घूम रहा था। दिनेश बिवाल, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, वो किसी आम आदमी का भाई नहीं है। वो बीजेपी के यूथ विंग बीजेवाईएम का सदस्य बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हैं। वो नेताओं के लिए वोट मांग रहा है, रैलियां कर रहा है। जब सिस्टम के रक्षक ही भक्षकों के साथ बैठेंगे तो ईमानदारी की उम्मीद किससे करें?
अब शुरू होता है वो गंदा खेल जिसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। राजस्थान पुलिस कहती है कि लीक महाराष्ट्र से हुआ। नासिक पुलिस कहती है कि उनके यहां कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। ये सब झूठ है। दोनों राज्य एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और बीच में पिस रहे हैं वो 22 लाख बच्चे। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने तो हद ही कर दी। उनका कहना है कि कोई लीक नहीं हुआ है, बस कुछ सवाल मैच कर गए हैं। मतलब उनके हिसाब से लीक तभी माना जाएगा जब 180 में से पूरे 180 सवाल मिल जाएं। अगर 135 मिल रहे हैं तो वो महज एक कोइंसिडेंस है। इसी वजह से आज सोशल मीडिया पर लोग एनटीए को नेशनल टैंपरिंग एजेंसी बुला रहे हैं। 2024 में भी यही तमाशा हुआ था। 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले थे। ग्रेस मार्क्स का झोल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सीबीआई जांच हुई, लेकिन क्या बदला? सिर्फ कुछ मोहरे पकड़े गए। असली शतरंज के खिलाड़ी आज भी आजाद हैं। ना एनटीए को भंग किया गया, ना ही कोई नया कानून बनाया गया। जब आज के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस बारे में पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए भागते हुए नजर आए। याद रखिए, एक इम्तिहान आपकी जिंदगी की कीमत तय नहीं कर सकता। सिस्टम भले ही कमजोर हो, लेकिन आपकी काबिलियत और नए करियर के रास्ते हमेशा आपके साथ हैं। हिम्मत मत हारिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए और कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी।